नमस्कार दोस्तों, भारतीय समाज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि पड़ोसी पहले और रिश्तेदार बाद में। इस कहावत का तात्पर्य है कि अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आप पर आने वाली कोई भी और किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके संबंध पड़ोसी से अच्छे नहीं है तो आप लगातार मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। इसका हालिया उदाहरण हम देखते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से हम लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों पड़ोसी राज्य हैं। दोनों ही कभी एक हुआ करते थे, अभी दोनों अलग हैं। दोनों के संबंध पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। यहाँ तक रूस ने अभी यूक्रेन पर आक्रमण भी किया हुआ है। दोनों ओर से निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और अभी कब तक ये युद्ध चलेगा, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से रूस यूक्रेन संबंधों का इतिहास जानेंगे। इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से मिलने वाली सीख, यानी कि यहाँ से भारत को क्या सीखना चाहिए, इस बारे में हम देखेंगे। और यहाँ से 2 पॉइंट और निकल कर आएंगे कि क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या भारत को खुलकर रूस का साथ देना चाहिए। तो इन सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें चलना होगा 1939 में। 1939 में अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में तानाशाह जो हिटलर होता है उसका शासन होता है। अचानक से हिटलर अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण के बाद उस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है। इस वर्ल्ड वार 2 में काफी बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये वर्ल्ड वार 2 की कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं और ये वे आधिकारिक आंकड़े हैं विभिन्न देशों के जो उन्होंने अपने यहाँ पर बताए थे वर्ल्ड वार 2 में कि उनके यहाँ से कितने लोग मारे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें एक इस खास घटना ये होती है कि जो यहूदी लोग होते हैं, यहूदी लोगों को स्पेशल निशाना बनाया जाता है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। चुन चुनकर नाजी सेना जो होती है जर्मनी की, वो उसको मारती है और उनको एक बड़े हॉल में बंद कर देते हैं जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता था। और ये कुछ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वो पिक्चर है जहां से कुछ लोग जो यहूदी लोग थे होलोकॉस्ट से बचकर निकलते हैं। अपनी हालत देख सकते हैं। ऐसे में एक यहूदी परिवार होता है जेलेंस्की परिवार। जेलेंस्की परिवार हिटलर के आक्रमण से मारा जाता है और इस परिवार में एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम होता है साइमन जेलेंस्की। साइमन जेलेंस्की आगे चलकर हिटलर से बदला लेने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की रेड आर्मी को ज्वाइन करता है। काफी लंबा युद्ध चलता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब नाजी सेना सरेंडर करती है, जर्मनी की हार होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। समय का पहिया चलता रहता है और इसी जेलेंस्की परिवार में दिन आता है 25 जनवरी 1978। इसी जेलेंस्की परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। जब ये बच्चा 20 साल का होता है तो एक फेमस एक्टर होता है यूक्रेन का। असली प्रसिद्धि इस हीरो को मिलती है, एक मतलब मूवी की सीरीज आती है जिसका नाम होता है सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस सीरीज से पूरे यूक्रेन में और पूरे वर्ल्ड में इस हीरो को पहचान मिलती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब वर्ष आता है 2019। यूक्रेन के वासी भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से त्रस्त होते हैं। ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे रखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 73% वोटों से ये उस चुनाव को जीत भी जाते हैं। जी हाँ, हम और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे थे ये अभी जो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो पहले एक एक्टर थे, कॉमेडियन थे और अभी वर्तमान में एक यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की ने जो चुनाव लड़ा था उसके कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार जनता के सामने रखे थे। उन्होंने कहा था कि हम देश से भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे, क्योंकि यूक्रेन की सैन्य क्षमता रूस के मुकाबले बहुत कम है और रूस के साथ यूक्रेन का अक्सर 21 का आंकड़ा रहता है। तो उन्होंने ये वाली बातें अपनी जनता के साथ कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना है तो हमें एक ऐसे संगठन की सदस्यता लेनी होगी जिसकी सैन्य क्षमता रूस से ज्यादा ताकतवर हो। और उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि हम किसी भी तरह नाटो की सदस्यता प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं वादों के दम पर लगभग 73% वोटों के साथ जेलेंस्की राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं। असली समस्या यहीं से शुरू होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पुतिन साहब के बारे में। अब पुतिन साहब क्योंकि नाटो के साथ 36 का आंकड़ा है, बस यही है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की सेना मिलती है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर नाटो के मुख्यालय बनेंगे या नाटो के मिसाइलें तैनात हो जाएंगी रूस के लिए।
और रूस ये कभी नहीं चाहता कि जो नाटो है वो मेरे क्षेत्र के आसपास भी आए। तो इसी के मद्देनजर रूस ने अभी अटैक किया हुआ है ताकि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो की सदस्यता ना ले पाए और अपने इशारे पर ही यूक्रेन को रूस चलाए। इस युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ी हिम्मत का परिचय दिया है और जब अमेरिका ने उनसे कहा कि आपको देश छोड़ देना चाहिए तो जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें देश छोड़ने के लिए प्लेन नहीं बल्कि लड़ने के लिए हथियार चाहिए। इसके साथ अगर हम थोड़ी सी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी की बात करें माफ करना, तो गनी ने तुरंत ही अपना देश छोड़ दिया गया था। तो अभी इस मुद्दे को लेकर जेलेंस्की साहब की बड़ी पूरे विश्व पटल पे तारीफ हो रही है कि अमेरिका के ऑफर के बावजूद भी खुद आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी के अगुवाई कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से आर्मी ज्वाइन करे और रूस के खिलाफ जंग में लड़े। तो ये यहाँ तक की सारी बात थी रशिया और यूक्रेन के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ से भारत का क्या पक्ष होना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं तो ये बातें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी कि भारत का क्या पक्ष होना चाहिए और क्या पक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ से आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें चलना होगा, पहले हमें जानना होगा भारत और रूस के संबंधों के बारे में। तो भारत और रूस के संबंधों की अगर हम बात करें तो लगभग 70% सैन्य सामान हम रूस से आयात करते हैं। अभी हमने हाल ही में S-40 S-400 एयर डिफेंस जो है वो रूस से ही प्राप्त किया होगा और जो ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल है जिससे चीन भी डरता है वो रूस के सहयोग से ही हमने बनी हुई है, हमने बनाई है। रूस का ज्यादातर झुकाव जो होता है वो भारत की ओर ही होता है। अगर किसी भी मुद्दे पर हो, पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव हो, चाहे चीन के साथ हमारा तनाव हो, हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत और यूक्रेन के संबंधों के बारे में, तो भारत और यूक्रेन संबंधों के बारे में बात करने से पहले हमें चलना होगा 1998। कुछ घटनाएं 1998 की देखनी होगी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत की राजनीति के कौटिल्य कहे जाने वाले श्री अटल जी। अटल जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय एक बड़ी ही प्रसिद्ध घटना हुई थी भारत के इतिहास में और वो हुआ था ऑपरेशन बौद्धा, यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कैटेगरी में हम उस समय शामिल हो गए थे और जब हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था। ये उस परमाणु विस्फोट की कुछ झलकियां हैं, ये उस झलकियां हैं पोखरण में परमाणु विस्फोट जो हुआ था। इस परमाणु विस्फोट के खिलाफ यूरोप के लगभग 25 देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था और प्रस्ताव पारित करने में यूक्रेन सबसे आगे था। यानी कि उस 25 देशों में उन देशों की जो अगुवाई कर रहा था वो यूक्रेन कर रहा था कि भारत पर अभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें, जब भारत ने 370 हटाई थी तो यूक्रेन ने भारत की आलोचना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूक्रेन का ज्यादातर झुकाव पाकिस्तान की ओर रहता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी स्पेस कार्यक्रम, जो हाईटेक कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो एक एरोप्लेन को बनाने से लेकर हो, फाइटर जेट बनाने से लेकर हो, उस सभी में आधे से अधिक की भागीदारी यूक्रेन की है। कुछ भी बात होती है तो हर बार ये भारत की आलोचना करता है। पाकिस्तानी सेना के जितने भी हथियार की जरूरत है वो यूक्रेन ही पूरी करता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान सेना के लगभग 400 टैंक मेड इन यूक्रेन है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप इस सारी चीजों को गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सारी बात थी। अब यहाँ से आप खुद अपना आइडिया लगा सकते हैं कि भारत को किसके पक्ष में होना चाहिए। क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि भारत को मदद करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कुछ चीजें सीखी। अगर हम बात करें सीख की, तो ये मेरे विचार से कुछ ऐसे सीख हैं जो मुझे लगा कि ये हमें सीखनी चाहिए इस युद्ध से। जैसे पहली सीख है कि शक्ति का पास में होना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप रशिया की बात करें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ जाकर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है। अगर रशिया शक्तिशाली ना होता तो रशिया ये कदम बिल्कुल नहीं उठाता, और अगर यूक्रेन के पास शक्ति होती तो भी रशिया इस कदम को नहीं उठाता। सीख नंबर 2 की अगर हम बात करें, युद्ध कभी भी और कैसे भी शुरू हो सकता है। आज के दौर में आप कभी नहीं कह सकते कि युद्ध होगा नहीं होगा। युद्ध कभी भी और किसी भी हालात में शुरू हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इस युद्ध से हमें सीख नंबर 3 मिलती है वो ये है कि आपको और मतलब हमें भारत को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, नहीं तो हमारे हालात कभी भी अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे होने में समय नहीं लगा। यानी कि कोई भी देश अगर आत्मनिर्भर है तो वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार है। तीसरी बात है जो हमें चौथी बात जो हमें सीखनी है
हमें कभी भी अपने आंतरिक मामलों में किसी की सलाह पर नहीं चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती इस बार यूक्रेन ने की है। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह पर 1994 में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार थे और अपने सभी परमाणु हथियार अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह पर नष्ट कर देते। अगर आज भी परमाणु हथियार यूक्रेन के पास होते तो शायद ये नौबत ना आती।